जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग जो है ना यूरोप में राष्ट्रवाद के जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10th का, उसके पार्ट 4 वीडियो लाए हैं। यानी पार्ट 4 जो है ना आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में हम कौन कौन सी भी टॉपिक को चर्चा करेंगे ये बता देता हूँ। और इससे पहले जो है हमने कौन कौन सी टॉपिक को चर्चा कर चुका हूँ। तो अभी हम 1 से लेके 3 तक जो वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो में हमने पहले वीडियो में हमने पूरी तरह से अवधारणा को और फ्रांस की क्रांति को समझा है। ओके बच्चों, उसके बाद आगे हम लोग जो है ना 18वीं शताब्दी के जो है ना राष्ट्रवाद का विकास के बारे में समझा है। और ये तीसरी वीडियो में जो है ना बच्चों हमने फ्रांसीसी क्रांति 1830 और 1848 की, ये दोनों क्रांति को जो है ना हम चर्चा किए हैं पूरा डीपली। ओके, आज हम लोग का मुख्य बिंदु ये है बच्चों कि आज हम लोग जो है ना जो भी चर्चा करेंगे वह चर्चा होगा नायकों पर। किन पर? नायकों पर, मतलब इटली और जर्मनी के एकीकरण में जो नायक है उनके ऊपर चर्चा होगा। लेकिन अभी तो हम लोग पढ़ेंगे इटली के एकीकरण के बारे में ना बच्चों। अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे इटली के एकीकरण, ये हमारा टॉपिक है। उसके बाद जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इटली का एकीकरण बच्चों हम लोग को क्या है, ये टॉपिक है। इस टॉपिक में हम इटली को 2 भाग में बांटते हैं। एक बांटेंगे 1815 से पूर्व के इटली, एक बांटेंगे 1815 के बाद का इटली। कहने का तात्पर्य मेरा क्या है कि जो 1815 से पहले जो शासन था उस समय का इटली, और 1815 के बाद जो शासन था, यानी वियना सम्मेलन के बाद नेपोलियन को हरा दिया गया ना, उसके बाद जो है ना इटली पर, फ्रांस पर, ये सब पर जो है ना प्रभाव, खासकर यूरोपीय कंट्री पर तो प्रभाव ये ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख का ही था। तो 1815 के पहले वाले इटली और 1815 के बाद वाले इटली के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद क्या चर्चा करेंगे बच्चों? उसके बाद चर्चा करेंगे इटली के नायकों पर। इटली के नायक, इटली के नायक हम लोग का कै गो था? 3 गो था लगभग। इटली के नायक कै गो था? 3 गो था ना। कौन कौन था? मेजीनी, कौन था? मेजीनी। और दूसरा का कौन था? कावूर, काउंट कावूर जिसका नाम था। अगला था गैरीबाल्डी, गैरीबाल्डी। ये बच्चों वह होगा, वह, ठीक। चलो ये चीज़ें हो गया। चलो तो यानी हम लोग को जो है ना इसमें पढ़ना है 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। ये तीनों जो है ना नायकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है ना पढ़ेंगे इटली के एकीकरण के चरण। इटली एकीकरण के चरण। तो इटली एकीकरण के बच्चों 2 चरण हुआ था। प्रथम चरण, उसके बाद द्वितीय चरण, ठीक है बच्चों। तो ये हम दोनों जो है चरण पढ़ेंगे। ओके, तो इससे पहले हम लोग बिना देरी किए जो है ना स्टार्ट करते हैं इटली के एकीकरण। इटली के
एकीकरण। इटली के एकीकरण में हम जो है ना 1815 से पूर्व वाले इटली और 1815 के बाद वाली इटली के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम यहाँ हेडिंग डालते हैं। हेडिंग आप लोग भी कॉपी में डालते चलो। इटली एक की, चाहे ऐसे करो, 1 मिनट रुक जाओ। इटली 1815 के पूर्व, 15 के पूर्व। ओके, चलो 1815 के पूर्व। तो सबसे पहले बच्चों हम दिखा दें, आप लोग को बता दें कि जो इटली था ना 1815 से पहले, तो वहाँ पे जो शासन चलता था ना, आपको मैं बता दूँ, वहाँ पे जो शासन चलता था, पोप जानते हो ना, पोप। इटली का पहले जो है ना 1815 के पहले इटली का राजधानी हुआ करता था रोम। इटली का राजधानी क्या होता? राजधानी, तो इटली का राजधानी था बच्चों रोम। और रोम पर किसका शासन था? पोप का। किसका शासन था? पोप का था। बात समझ रहे हो? लेकिन कालांतर में क्या हो गया? कालांतर मतलब समय बदलते गया और ये पोप जो है अपना राजनीतिक प्रभाव क्या किया? खोने लगा। और खोने के कारण जो है ना इटली लगभग 4 भागों में बंट गया, 4 भौगोलिक भागों में बंट गया। वैसे तो नेपोलियन जो है 39 राज्यों में संगठित किया, लेकिन यहाँ पे जो है ना इटली आपका 1815 से पहले इटली 4 भागों में बंट गया। वो 4 भाग कौन था? 4 भाग में बंटा। वो 4 भाग कौन था बच्चों? बताता हूँ। चार भाग था बच्चों। उत्तरी इटली, उत्तरी इटली, उत्तरी इटली पहला भाग था। दूसरा भाग था ऑस्ट्रिया प्रभावित क्षेत्र, ऑस्ट्रिया प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र। अगला था बच्चों पोप के अधीन मध्य इटली, पोप के अधीन मध्य इटली। कौन इटली? मध्य इटली। चलो अगला जो चौथा था दक्षिणी इटली, जो सिसिली नेपल्स था। दक्षिणी इटली जो सिसिली और नेपल्स था। सिसिली नेपल्स, सिसिली और नेपल्स। ओके बच्चों, चलो ये हो गया आपका 4 गो। तो ये कब का बात है? ये कब का बात है? ये बात है आपका 1815 से पहले का इटली। 1815 का पहले का इटली। इतना सारी चीज़ें बात याद रखना। अब हम लोग देखेंगे 1800, हेडिंग डालते चलो। 1815 के बाद वाले इटली। आप लोगों को जो है थोड़ा राइटिंग हमको जो है ना दिक्कत लग रहा है, राइटिंग में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे छल रहा है, फिसल रहा है, यहाँ पे कलम ठीक से चल नहीं पा रहा है। ओके बच्चों, ये कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है कि हम राइटिंग बैठा देंगे, तो आप लोग समझने से मतलब रखिएगा ज़्यादातर खासकर। ओके बच्चों, चलो इटली 1815 के बाद क्या था? 1815 में हम लोग जानते हैं कि मेटरनिख का शासन आया, तो वह वियना सम्मेलन किया था। अगर आप पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो उसमें पूरा डिटेल से हम बताए हैं, देख लीजिएगा। 1815 का जो है ना वियना सम्मेलन जो हुआ था। ओके, मेज़बानी कौन किया था? मेटरनिख किया था इसका मेज़बानी। ठीक, अब देखो बच्चों
जब वियना सम्मेलन हुआ ना तो ये जितने भी राज्य था सबको जीत लिया ये 4 गो देश। चतुर्थ मैत्रेयी योजना बनाया था, 4 गो देश कौन कौन था आपका? रूस, जर्मनी में एक प्रसा रहता था, प्रसा, जर्मनी, प्रसा, जर्मनी का ही भाग है प्रसा, जर्मनी, प्रसा। एक था आपका ब्रिटेन और एक था आपका ऑस्ट्रिया खुद। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ये चारों जो देश राज्य था ना, ये मिलकर क्या किया, मिल के क्या किया, सब आपस में 1815 में वियना सम्मेलन करके बांट लिया। कैसे बांटा? क्योंकि इसने तो खुद जो है 1814 में हरा दिया था, किसको? नेपोलियन बोनापार्ट को हरा के ये चारों गोरा मिल के उसको वाटरलू पर हरा के और हेलेना नामक टापू पर भेज दिया। आत्मसमर्पण जब कर दिया तो उसका मृत्यु भी हो गया 52 साल की उम्र में। ओके बच्चों, तो यहाँ पे एक बात ध्यान दो कि वो हारने के बाद जो है ना, ये चारों गोरा अपन जो है ना मिलजुल के बांट के खाने का फेर में लग गया और जो है सारा राज्य को अपने अपने हिसाब से बांट लिया। तो कौन सा राज्य कैसे हुआ 1815 के बाद उसको देख लो। जो पिडमाउंट आपका राज्य था, जो पिडमाउंट था, जो पिडमाउंट था बच्चों, पिडमाउंट था, पिडमाउंट जो है ना किसको मिला? तो सबसे पहले देखो, जो पिडमाउंट आपका जो राज्य था ना, उस राज्य को अगर कोई राज्य मिला तो वो जेनेवा और सेवाय मिला और साथ में सार्डिनिया भी मिला। इसलिए आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे सार्डिनिया पिडमाउंट एक साथ, क्योंकि सार्डिनिया को ही इसमें क्या किया गया, मिला लिया गया। तो चलो पहले जेनेवा को दे दिया गया, पिडमाउंट को कथी दिया गया? जेनेवा। क्या दिया गया? जेनेवा। उसके बाद सेवाय और सार्डिनिया को मिला दिया गया, सार्डिनिया को मिला दिया गया, सार्डिनिया को विलय कर दिया गया, उसमें मिला दिया गया। ओके बच्चों, चलो आगे देखो आगे क्या होता है। और सारी राज्य थी, जो लोम्बार्डी और वेनेसिया था वो ऑस्ट्रिया के अधीन हो गया। ऑस्ट्रिया के अधीन कौन हुआ? ऑस्ट्रिया के अधीन कौन हुआ बच्चों? तो लोम्बार्डी और वेनेसिया, लोम्बार्डी और वेनेसिया, वेनेसिया। हो गया? चलो अब देखो आगे जो दिया गया, पोप को जो है ना पुनर्स्थापित किया गया। दिया क्या गया? पोप जो था ना, पोप आगे सिसिली नेपल्स को बुर्बो वंश को दे दिया गया, सिसिली नेपल्स को बुर्बो वंश को दे दिया गया, बुर्बो वंश को कौन दे दिया गया? सिसिली नेपल्स। ठीक है। उसके बाद जो है ना पोप का पुनर्स्थापना किया गया। पोप का क्या किया गया बच्चों? पुनर्स्थापना किया गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये 1815 के बाद का कहानी हम बता रहे हैं, 1815 के पहले का कहानी बता दी है। अब देखो इटली में जो एकीकरण थी, उसकी बाधाएं क्या थी। तो अगला टॉपिक हेडिंग डालो, इटली एकीकरण की बाधाएं। देखो बच्चों, इटली एकीकरण की बाधाएं क्या थी। सबसे पहला बाधा था, हम लोग को पता है, ऑस्ट्रिया तो 1 नंबर में था। दूसरा का एक था
प्रसा तो नहीं था, प्रसा तो खुद एकीकरण चल, हाँ प्रसा नहीं, फ्रांस। कौन था जी बच्चों? फ्रांस था। ऑस्ट्रिया था, सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रिया ही था, और बीच में जो है फ्रांस भी आ जाता था कभी कभी। ठीक, चलो उसके बाद ये दूगो हो गया। उसके बाद कुलीन वर्ग, दूसर का कैथोलिक जो धर्म के लोग रहते थे वहाँ, ईसाई धर्म में एक ससुरा पोप था। ये चाहता था कथी कि धार्मिक नेतृत्व में जो है ना इटली का एकीकरण होके, बात समझ रहे हो, धार्मिक परिप्रेक्ष्य में क्या हो, पोप चाहता था इटली का एकीकरण होके, ना तो ना होके। ये भी एक बाधा बन गया। दूसरा का बाधा क्या था, अगला तीसरा का, भले तीसरा का बाधा था ये कुलीन वर्ग, समझ गए ना, कुलीन वर्ग, ये बड़ा बड़ा लोग जो था ये भी नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, कहा से कि हमारा वर्चस्व रहेगा, अगर हो जाएगा तो नहीं हमारा वर्चस्व रहेगा। उसी तरह यूरोपीय कैथोलिक राज्यों का हस्तक्षेप, कैथोलिक राज्य इंजा है जी बच्चों का, कैथोलिक राज्य का हस्तक्षेप हो गया। अब कैथोलिक क्या होता है ये समझ लो। देखो ईसाई धर्म के दो भागों में बांटा गया था, एक था प्रोटेस्टेंट और दूसरा का था कैथोलिक। प्रोटेस्टेंट जो था ना प्रोटेस्ट करता था ज़्यादातर, और ये सब जो है ना राज करता था। तो कैथोलिक वाला नहीं चाहता था कि गणतंत्र स्थापित हो, और नहीं चाहता था कि लोकतंत्र स्थापित हो, यानी सॉरी गणतंत्र स्थापित हो, लोकतंत्र स्थापित हो, एकीकरण हो, ये नहीं चाहता था। तो हम लोग ये बाधाएं पढ़ लिए, तो ये बाधाएं थी। उसी तरह जर्मनी के एकीकरण में भी बाधा पढ़ाएंगे, बात समझो ना। चलो आगे देखते हैं, आगे हेडिंग डालो बच्चों। इटली के एकीकरण के बाधाएं हो गया। अब इटली के एकीकरण में सहायक तत्वों को लिखो। इटली एकीकरण के सहायक तत्व, इटली एकीकरण के सहायक तत्व। इटली एकीकरण के सहायक तत्व जो था बच्चों, एक आंदोलन बना सबसे पहले, नौ गुएल्फ आंदोलन। ये बच्चों बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें जितने भी इटली वासी था ना उसको प्रजाति, खून के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर बताया गया कि नहीं कि यही इटली का असली आदमी है। और ये बताने वाला था जियोबर्टी। कौन था ये बताने वाला? कौन था जी बच्चों? जियोबर्टी। आंदोलन के माध्यम से जियोबर्टी बताया, नौ गुएल्फ आंदोलन के माध्यम से बताया कि नहीं, जो इटली के एकीकरण में अगर कोई मदद किया है, चाहे करेगा, चाहे यहाँ का जो निवासी है भाषा के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, खून के आधार पर हो, तो यह इटली का ही है। ये कौन आंदोलन से बताया? ये आपका नौ गुएल्फ आंदोलन के द्वारा। कौन बताया? जियोबर्टी ने बताया। कौन बताया? जियोबर्टी ने। अब देखो बच्चों, ये सहायक तत्व बन गया पहला। दूसरा का सहायक तत्व बना कार्बोनरी। जैसे हम लोग पहले जालिबराइन पढ़े हैं ना, उसी तरह कार्बोनरी था, एक गुप्त संस्था था, याद रखना। एक का था गुप्त संस्था था। ये क्या था बच्चों? गुप्त संस्था था। ओके, ये गुप्त संस्था का जो स्थापना हुआ था 1810 में हुआ था। ये गुप्त संस्था का स्थापना कब हुआ था? 1810 में, 1810 ईस्वी में हुआ था। ईस्वी का मतलब समझते हो? ईसा मसीह के जन्म के बाद। चलो,
तो 1810 में इसका क्या हुआ था, स्थापना हुआ था क्रांतिकारियों के द्वारा। बात समझ रहे हो, क्रांतिकारियों के द्वारा हुआ था, ताकि छापामार युद्ध का प्रयोग करके, इसका उद्देश्य क्या था, कार्बोनरी का उद्देश्य कि जो छापामार युद्ध होता था, छापामार युद्ध का मतलब होता है छुप छुप के जंगल में युद्ध करना। छापामार युद्ध का सहारा लेके राजतंत्र को समाप्त करना था। राजतंत्र समाप्त। कौन? क्रांतिकारी लोग। मेजनी भी जो है ना बच्चों, याद रखना एक और चीज़, मेजनी जो है ना इस क्रांतिकारी संगठन गुप्त दल का था सदस्य। तो पूछता है क्वेश्चन कि बताओ कार्बोनरी गुप्त दल की सदस्य कौन था निम्नलिखित में से? तो गैरीबाल्डी, मेजिनी, काउंट काबूल, विक्टर एमेनुअल। तो कह देना आप क्या कह दोगे, आप कह दोगे सीधे मेजिनी था। कौन था? मेजिनी। बात समझ लो ना। आप कहेगा कार्बोनरी कैसी संस्था था? तो कहना गुप्त संस्था थी। कब स्थापना हुआ था? 1810 में। उद्देश्य क्या था? छापामार युद्ध का प्रयोग करके राजतंत्र को समाप्त करना। ओके, चलो ये चीज़ें तो आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारे चीज़ें जो है ना, इसके बाद मेटरनिख के बारे में हुआ था। तो थोड़ा हम मेटरनिख के बारे में डिटेल ले लेते हैं। मेटरनिख के बारे में ऐसे बताए हैं, लेकिन थोड़ा सा हम डिटेल दे देते हैं मेटरनिख, क्योंकि मेटरनिख का बहुत चर्चा है इसमें। चलो देखो बच्चों, मेटरनिख जो था ना, आदमी तो अच्छा था, लेकिन आदमी अच्छा था, चाहता था कि हमारा ही राज है, सब चाहता है कि हमारा ही राज है। आदमी अच्छा था लेकिन बेहुदा था। ससुरा चाहता था कि जो है ना हम ये सब है, हम ये सब कुछ करें, जो करे हम ये करें। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको मिलजुल के रहना चाहिए, लेकिन ऐसा इसमें गुण नहीं था। ई ससुरा का जन्म पहले हम लोग देख लेते हैं। इसका जन्म जो हुआ था ना, मई में हुआ था 1773 में। ऑस्ट्रिया में ही जन्म लिया था। ऑस्ट्रिया में ही जन्म लिया था। काबलेज एक जगह पड़ता है, काबलेज क्या बनता है? एक जगह पड़ता है, वहीं पे ऑस्ट्रिया में क्या होता है, इसका जन्म होता है 1730 ईस्वी में। अब देखो होता क्या है आगे। जन्म तो हो गया, अब इस शादी करता है 1795 में। कहाँ करता है? ऑस्ट्रिया में ही करता है। एक राजा के बेटी से करता है, राजा के बेटी से करता है। वो राजा का नाम था प्रिंस काटलिस कहो चाहे कालिट्स कहो, कालिदास याद रखना, प्रिंस कालिट्स के जो है ना पौत्री से जो है ना क्या किया? शादी, पोती कह सकते हो, शादी किया। कौन? ये आपका मेटरनिख। अब देखो बच्चों, इसका मृत्यु तो देखेंगे, इससे पहले हम लोग पतन देख लेते हैं। 1848 में इसका पतन होता है। सबको पता है कि 1815 से 1848 के बीच के काल को हम लोग मेटरनिख काल कहते हैं। तो 1848 में इसका कथी होता है? पतन होता है। किसके द्वारा? जनता के द्वारा ही होता है। जनता ही क्या करता है? इसका पतन करता है। और यह जो है ना भाग जाता है इंग्लैंड क्या हो जाता है? पलायन कर जाता है। और कुछ सालों बाद इंग्लैंड से ही लौटता है। और जैसे लौटता है ना, वियना में लौटता है। वियना ऑस्ट्रिया की क्या है? राजधानी है वियना। वियना में लौटता है ना, तो इसका मृत्यु जो है ना 1859 ईस्वी में हो जाता है। कहाँ होता है? वियना। देख लो, इंग्लैंड में नहीं होता है लेकिन वियना में हो जाता है। यानी मातृभूमि से ये जुड़ा था व्यक्ति। भले कुछो था, लेकिन यह जो है ना अपनी मातृभूमि को रक्षा करना चाहता था, देश को बढ़ावा चाहता था। हर आदमी चाहेगा जी बच्चों। चलो आगे देखते हैं। ये तो हो गया हमारा। अब इटली के जो भी चीज़ें था हमने पढ़ा दिया। इटली के एकीकरण में जो भी चीज़ें था हमने पढ़ा दिया कि इटली का एकीकरण के जो है ना क्या बाधाएं थी, क्या सहायक तत्व थे। इटली जो है ना 1815 से पहले क्या था,
इटली 1815 के बाद क्या बना, है ना, ये सारी चीज़ें हमने बता दिया। अब हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे इटली एकीकरण के नायक। इटली एकीकरण के नायक। नायक मतलब हीरो कह सकते हो। तो इटली एकीकरण के बच्चों नायक कै गो था? 3 गो था, बताए हैं हम उस समय। एक था मेजिनी, एक था आपका काबूर, और एक था आपका गैरीबाल्डी। ये तीनों जो है नायक था, तीनों क्या था? नायक। और ये कब से कब तक काम किया इसको भी देख लेते हैं हम लोग थोड़ा, चाहे इसका एक मिनट रुक जाओ, इसका काम बाद में देखेंगे, पहले इसका मृत्यु जन्म देख लेते हैं। ये जो है ना 1805 से 1872 ना शायद, हाँ 1872 तक ये जीवित था। 1805 से 1872 तक। आई तो 61-62 में मरिए गया था। तो ये 1810 से 1861, ऐसे किताब में देखिएगा ना, बीटीसी किताब में देखिएगा, बिहार की किताब में, तो उसमें 62 दिया हुआ है, तो 62 ही मानना। लेकिन अगर आप चलिए एथी में गूगल पे चाहे भारतीय वन में, तो 61 दिया हुआ है, तो हम लोग बीटीसी को मानेंगे 62 ही मानना जी, ठीक है, 62 ही मानना। चलो, और ये जो गैरीबाल्डी था 1807 में इसका हुआ जन्म, और ये जो है ना 82 में मर गया, 1882 में मर गया। तो हम लोग तो जन्म मरण पढ़ ही लिए। अब हम लोग एकाएक इसके बारे में डिटेल जानते हैं का। चलो, तो मेजनी हेडिंग डालो, मेजनी कैसा था, क्या था इसका विचार, कैसे क्या करता था। चलो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ तक तो सबको पता हो गया कि मेजनी का जो है जन्म कब हुआ, सबको पता है। तो मेजनी का जन्म बच्चों 1805 में हुआ। मेजनी का जन्म लिख देते हैं, मृत्यु लिख देते हैं क्या। उसके बाद चलो पहले इसको जन्म मृत्यु देखते हैं। बच्चों जन्म जो है 1805 में होता है, जिनेवा में। कहाँ होता है? जिनेवा में होता है। ओके, अब देखो इसका जो मृत्यु होता है, मृत्यु होता है 72 में, 1872 में क्या होता है बच्चों, इसका मृत्यु हो जाता है। इससे पहले बहुत सारे ये कार्य किया है, देखो हम बताते हैं इसके कार्य। यंग इटली की स्थापना करता है, यंग इटली की स्थापना। उसके बाद यंग यूरोप का भी करता है, यंग यूरोप कब कब करता है? 1831 में करता है, ये 1834 में करता है। ये जो है ना यंग यूरोप बर्न में करता है, बर्न एक जगह है वहाँ पे करता है। और ये जो क्या बोलते हैं यंग इटली जो है, ये मार्सेई में करता है, मार्सेई एक जगह है यहाँ पे करता है, ये बर्न में और एक मार्सेई में करता है। ओके बच्चों, ये जो था ना गणतांत्रिक विचारधारा के आदमी था, गणतांत्रिक भी था, उसके बाद कहे तो दार्शनिक भी था। क्या था? दार्शनिक भी था, गणतांत्रिक भी था, दार्शनिक भी था, एक नेता भी था, राजनेता कह सकते हो, साथ साथ लेखक भी था। क्या था? लेखक। लेकिन ज़्यादा फायदा किस में मिला इसको? इसमें, इसके कारण हम लोग जाने। अब देखो आगे देख लेते हैं। उसके बाद ये क्या करता है मेजिनी 1851 ईस्वी में, यहाँ तक 34 तक जो है यंग यूरोप का स्थापना कर दिया। 1851 में फ्रेंड्स ऑफ इटली संस्था का गठन करता है, फ्रेंड्स ऑफ इटली, फ्रेंड्स ऑफ
इटली का क्या करता है बच्चों, गठन करता है 1851 में। कौन, मेजिनी। बात समझ रहे हो। चलो अब देखो बच्चों, और इसको क्यों करता है, तो देखो इसका मेन उद्देश्य था जेनेवा में क्रांतिकारी का सहारा देना, सहायता देना। उद्देश्य इसका क्या था, इसका उद्देश्य जेनेवा में क्रांतिकारी लोग का कथी देना, सहयोग देना। ओके चलो चलो तब हम लोग आगे देखते हैं। चलो हो गया। बच्चों यहाँ पे जेनेवा में क्रांतिकारी लोग को सहयोग देने के लिए 1851 ईस्वी में क्या किया था बच्चों, तो 1851 ईस्वी में जो है ना एक संस्था की स्थापना किया, फ्रेंड्स ऑफ इटली संस्था की स्थापना कर दिया। ओके बच्चों, अब बाद में क्या करता है, सार्डिनिया पीटमाउंट के राजा चार्ल्स एल्बर्ट, सार्डिनिया पीटमाउंट के राजा कौन था, चार्ल्स एल्बर्ट, और एक था पोप, यानी कहाँ का राजा था, रोम का शासक था, पादरी था। तो ये दोनों गोरा से मुलाकात किया। तो ये एल्बर्ट को कहता है, चार्ल्स एल्बर्ट जी, कि हम आपके नेतृत्व में क्या करते हैं, चलिए हम जो है ना इटली का एकीकरण करते हैं, हम भी उसमें साथे रहेंगे। कहता है ना, जो भी करेंगे हम खुद से करेंगे, हम अपने नेतृत्व में करेंगे। मुझे दुखा रहा, एक मिनट। चलो, तो जो भी करेंगे हम अपने नेतृत्व में करेंगे, आपके नेतृत्व में नहीं करेंगे। इधर पोप के यहाँ गया तो पोप कह रहा है कि ना ना ना, बाप रे, ये हम जो है ना धार्मिक परिप्रेक्ष्य में हम जो है ना रोम को जो है ना धार्मिक परिप्रेक्ष्य में एकीकृत करेंगे। कहा से पादरी था, तो पादरी का काम कथी होता है, पादरी चाहेगा कि हमारा जो है ना धर्म आगे बढ़े, मौलवी चाहेगा कि हमारा धर्म आगे बढ़े, पंडित चाहेगा कि हमारा धर्म आगे बढ़े, ये सब चीज़ें होता है ना, तो सब चाहेगा कि हमारा धर्म आगे बढ़े। तो उसी तरह ही अगर राजा बन जाए, कोई धार्मिक राजा बन जाता है, तो ससुरा उस देश का विनाश होता है। अगर कोई राजा धार्मिक बन जाता है तो समझ जाना कि उसका विनाश हो गए, क्योंकि वो उतना यथी नहीं सोचेगा कि जो भी चीज़ हो धार्मिक हो जाए, धार्मिक परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा वो सद्भावना दिखाएगा अपना। चलो, तो ये चीज़ें हो गया। बस हार पाँच के क्या किया, मेजनी जो है छोड़ छाड़ के इटली से बाहर चला गया। क्या किया, इटली से बाहर चला गया, पूरा त्याग हुआ के, कहा कि ना होता हुआ बड़ा से। अब देखो ये तो हो गया मेजनी। अब हम लोग देखते हैं काउर के बारे में, इसके बारे में देखते हैं बच्चों, इसके बारे में थोड़ा डिटेल ले लेते हैं। इसका जन्म जो है ना 10 अगस्त 1810 को हुआ था, 10 अगस्त 1810 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ट्यूरिन नामक एक जगह है पिडमाउंट में, इटली में कह सकते हो। ट्यूरिन जगह है पिडमाउंट में, माने ट्यूरिन गांव, पिडमाउंट शहर, पिडमाउंट इटली वहाँ का राज्य राजधानी। चलो आगे देखो, ये जो था ना क्या बोलते हैं, अच्छा एक बात ध्यान रखना, जो ये क्या बोलते हैं, मेजनी जो था ना, इसको मसीहा भी हम लोग बोलते हैं, याद रखना। मेजनी जो था, कहाँ गया, ये आपका मेजनी जो था, इसको मसीहा भी बोला जाता था, याद रखना। मसीहा या पैगंबर, मसीहा या पैगंबर भी बोला जाता था, याद रखना। ओके चलो, अब देखो बच्चों आगे देखते हैं। काउंट काउर का जन्म हो गया 10 अगस्त 1810 ईस्वी के ट्यूरिन नामक स्थान पर। अब बच्चों इसका जो अगर पूरा नाम देखिएगा ना, तो कैमिलो वेंसो काउंट काउर नाम है इसका। कैमिलो वेंसो, पूरा नाम क्या था, पूरा नाम कैमिलो वेंसो
काउंट काउर, ये आपका शॉर्ट नेम है, ये पूरा नाम है। ठीक, चलो अब देखो बच्चों आगे देखते हैं। इसका जो मृत्यु हुआ ना, दुर्भाग्यवश हो गया था, दुर्भाग्यवश हुआ था 1861 में। डाटा तो 6 जून कहता है, 6 जून 1861 कहता है, लेकिन हम लोग किताब के हिसाब से चलेंगे 1862, इसको नहीं लेके, इसको लेके चलेंगे। ओके, चलो किसका, तो काउंट काउर का। आगे बच्चों, आगे जो है ना 1850 ईस्वी में क्या करता है, एक नया राजा जो बना था 1850 ईस्वी में, ये नया राजा कौन उस समय था, विक्टर इमैनुअल, इटली का सार्डिनिया पिडमाउंट का जो है ना विक्टर था, विक्टर इमैनुअल था। तो इसके शासनकाल में क्या करता है, ये 1850 में खाद्य कृषि व्यापार मंत्री बनता है, खाद्य या कृषि व्यापार मंत्री बनता है, कृषि व्यापार, समझो, कृषि और व्यापार, और साथ में खाद्य भी कह सकते हो, खाद्य भी कह सकते हो। और एक और था नौ शक्ति मंत्री भी बनता है। तो ये चीज़ें बन जाता है कब, 1850 में। लेकिन पूर्ण रूप से देखा जाए प्रधानमंत्री अगर बनता है, अगर पूर्ण रूप से देखा जाए प्रधानमंत्री, तो 2 साल बाद बनता है। क्या हो गया जी, 1852 में पीएम बनता है, कौन, काउंट काउर बनता है पीएम। बात समझ में आ रहा है। तो इसका जो कार्य है हम तो आगे इटली के एकीकरण में बताएंगे ही, लेकिन अभी हम इसके जीवनी को बता रहे हैं, अभी इसका जो है संक्षेप। चलो ये हो गया हम लोग का ख़त्म। आगे हम लोग देखेंगे, एक और नाम बताए हैं गैरीबाल्डी। चलो गैरीबाल्डी को देखते हैं। गैरीबाल्डी जो था ना, पेशे से नाविक था, सबको पता है। गैरीबाल्डी पेशे से शुरू में क्या था, नाविक था। समुद्र से बहुत लगाव था इसका, समुद्री से बहुत लगाव था। जन्म जो है ना नीस में हुआ था, 4 जुलाई 1807 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था, नीस में, जो फ्रांस के पास है ना नीस। उस टाइम जो देखा जाए 1807 के आसपास, जब 1815 में नहीं जीता था ये मेटरनिक, वियना सम्मेलन भी नहीं हुआ था, उससे पहले जो है ना सार्डिनिया का हिस्सा था, कौन, नीस, जो फ्रांस के बगल में पड़ता है। चलो 4 जुलाई 1807 ईस्वी को। ओके बच्चों, चलो मृत्यु देखा जाए, मृत्यु अगर देखा जाए किसका, तो गैरीबाल्डी का, तो ये हुआ था 52 में, 2 जून 1852 ईस्वी में, 2 जून 1852 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो इटली में, कैप्रीरा नामक जो है ना जगह पर, इटली में हुआ था, इटली कैप्रीरा जगह। ओके, अगर हम आगे देखें तो इसे जो है ना इटली का जो है ना कहा जाए तो हीरो या तलवार भी कहा जाता था। और ये जो है ना लाल कमीज ज़्यादा पहनता था, लाल कमीज, क्या पहनता था, लाल कमीज यानी शॉर्ट। इसी के कारण एक संस्था का गठन, इसके संस्था का नाम पड़ गया लाल कुर्ती। क्या नाम पड़ा, लाल कुर्ती। तो पूछेगा लाल कुर्ती का गठन किसने किया, तो गैरीबाल्डी ने किया। किसने किया, गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती का गठन किया। और इटली का तलवार तो गैरीबाल्डी को। सबका जो है फोटो हम बाद में लास्ट में बताएंगे आपको, टेंशन ना लो, रिवीजन कराएंगे। तो आगे देखते हैं, ये जो है ना 1860 में
क्या करता है, सिसिली और नेपल्स पर विजय पा लेता है। सिसिली नेपल्स, उस समय राजा फर्डिनेंस था ना, उसको दे दिया गया था। चलो, सिसिली नेपल्स को जीतने के बाद रोम पर हमला करने जाता है। 1 मिनट और इसके बारे में और बताते हैं कुछ। देखो, जब 1862 में सिसिली और नेपल्स को जीत लेता है, 1000 सैनिक के साथ मिलकर जीतता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है, 1000 सैनिक के साथ ही मिलकर जो है ना जीत हासिल करता है सिसिली और नेपल्स को, इसीलिए इसको कहा जाता है द एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 ऑफ द 1000 इसको कहा जाता है। बात समझ रहे हो? तो ये एक प्रकार के कहा जाए तो उपलब्धि मिला। क्या मिला? उपलब्धि। हजारों सैनिकों का उपलब्धि मिला कि द एक्सपीडिशन ऑफ द 1000, ये उपलब्धि है। अब पेशे से तो सबको पता है कि पेशे से क्या था बच्चों, पेशे से ये नाविक था, कोई दिक्कत नहीं। लाल कुर्ती का गठन इसने किया था, लाल कमीज पहनता था इसलिए लाल कुर्ती का। अब देखो आगे जाता है ये हमला करने, 1862 में जाता है हमला करे रोम पर, यानी पोप का जो साम्राज्य था ना रोम, उस पर हमला करने जाता है। तो विक्टर इमैनुअल मना कर देता है, ना 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 नहीं, इसको हमला नहीं करना है, इस पर हम करेंगे, बाद में करेंगे। और उसी समय दुर्भाग्यवश 1862 में काबुल का मृत्यु हो जाता था, जो प्रधानमंत्री था, काबुल का मृत्यु हो जाता है उसी समय दुर्भाग्यवश। अब देखो होता क्या है बच्चों, तो ये जो है नाखुश हो जाता है, नाखुश कि हम जो योजना बनाए थे रोम पर हमला करने का 1862 में, इसको जो है ना मना कर दिया। क्या किया? मना कर दिया विक्टर इमैनुअल। तो कहा कि अब हम नहीं ये चीज़ें सह पाएंगे, हम जो है ना सिसिली और नेपल्स को आपके हाथों में सौंप देते हैं। किसके हाथों में? तो इमैनुअल के हाथ में सौंप देता है। कौन सी भाग को? तो सिसिली और नेपल्स को, जो जीता हुआ भाग था। अब जब सौंप देता है तो खुश हो जाता है, कहते हैं वाह बहुत अच्छा आदमी है जी, हाँ ये हमारे लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो कहा कथी कि चलिए हम सार्डिनिया जो बड़े राजे हैं, सार्डिनिया पिडमान जो है ना, उसका जो है ना आपको हम शासक बना देते हैं। चलिए आइए। क्या किया? शासक बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा, निमंत्रण भेजा, कह सकते हो निमंत्रण भेजा। तो क्या किया? गैरिबाल्डी मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया। गैरिबाल्डी मना कर दिया कि ना, हमको अब इस सब मामले में नहीं पड़ना है, हम अब जा रहे हैं अपना हरे रामा हरे गाएंगे और कृषि में दिन बिताएंगे। और ये चले गए कहाँ? कृषि में गृहस्थ जीवन बिताने। इन्हीं के जीवनी को हमारे क्रांतिकारी लाला लाजपत राय जी ने हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था, स्वतंत्रता संग्राम में इनके बातों को लिखकर उल्लेख किए थे कि देखो हमें आज़ादी अपने स्वाभिमान, अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीत रहे हैं। हम अपनी आज़ादी, अपनी मातृभूमि की रक्षा, अपनी मातृभूमि को जंजीर से बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हमको इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई हमको इसमें लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी हम अपने देश के लिए लड़ना उचित मानते हैं। आप लोग भी आगे आइए। ये सब चीज़ें बता कर क्या किया लाला लाजपत राय, देश में जो है ना राष्ट्रवाद की भावना जगाया। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब हम लोग जो है ना कल पढ़ेंगे
अगली वीडियो में इटली के एकीकरण के चरण, इटली एकीकरण के दो चरण मतलब पहला में मेजनी कैसे कैसे काम किया और दूसरा में काउंट काबूर, विक्टर मैनुअल, गैरीबाल्डी कैसे कैसे राज्य को हड़पा और कैसे कैसे जीता, इसके बारे में हम लोग टुमारो पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? टुमारो। ओके बच्चों, तो कल जो है हम लोग इसको क्लियर करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा उस सब का फोटो दिखा देते हैं, वादा किए थे ना फोटो दिखाएंगे। चलो फोटो दिखाते हैं आप लोगों को। ये आपका जो है ना ऑस्ट्रिया के चांसलर, दुख हो गया क्या? ये आपका ऑस्ट्रिया के चांसलर है, देखो कितना सुंदर है। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन है? मेटरनिख है। चलो इस चिन्ह लिया सब कोई इसको। चलो आगे देखते हैं, आगे हम दिखाते हैं। ये तो बिस्मार्क है, तो बिस्मार्क के बारे में हम कल बताएंगे। ये कौन है? प्रूसिया के चांसलर है, प्रूसिया के चांसलर कौन है? बिस्मार्क। ओके बच्चों, चलो ये बिस्मार्क जी है। आगे देखो, आगे हम लोग देखते हैं ये जो आपको दिख रहा है ये है गैरीबाल्डी। कौन है जी बच्चों? गैरीबाल्डी है। देखो हाथ में तलवार लिए हैं और लाल कुर्ती पहने हैं, इसीलिए इनको कथी कहा जाता है? तलवार और लाल कुर्ती का जो है ना रेड शर्ट का जो गठन किए थे। हो गया, आगे देखते हैं। आगे और जो है आदमी को दिखा देते हैं। थोड़ा देख लो, ये जो है काबूल है, समझ रहे हो कौन है? काबूल है। ओके, जो पीएम था 1852 में बना था, विक्टर मैनुअल बनाया था। ओके, ये विक्टर इमैनुअल है। कौन है? विक्टर इमैनुअल। इन सार्डिनिया पिडमाउंट का जो है नया शासक था। कौन? विक्टर इमैनुअल। काबूल को कथी बनाया था? पीएम बनाया था 1852 में। 1850 में कृषि मंत्री बनाया था। किसको? काउंट काबूल को। कौन है ये? विक्टर इमैनुअल। चलो कोई दिक्कत नहीं हुआ? नहीं। तो आप लोग को काम क्या है कि इसको जो है ना थोड़ा शेयर कर दीजिए दबा के, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आप लोग सपोर्ट कीजिए, बस इतना ही तो चाहिए। सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग को पता है सब्सक्राइब करिएगा तो फ्री में जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम जो है ना वीडियो बाय वीडियो जो है समझा रहे हैं। एसएसटी का पहला चैप्टर का 4 वीडियो कंप्लीट हो गया। कल जो है ना आपको 5वां वीडियो जो है ना आ जाएगा, उसमें इटली के एकीकरण के चरण बताएंगे। टोटली 2 एक वीडियो में इटली के एकीकरण समाप्त कर देंगे, फिर अगले वीडियो में जर्मनी का एकीकरण समाप्त, उसके बाद जो है ना अगले वीडियो में यूनान में राष्ट्रवादी आंदोलन समाप्त। आपका जो है ये लेक्चर जो है 7-8 वीडियो में खलास हो जाएगा। हम डीपली पर आ रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो चाहेंगे तो हम तो एक वीडियो में सबको समाप्त कर देंगे, 2 घंटा में समाप्त कर देंगे। अगर लिखना हो ना समझाना हो तो 2 घंटा आपके लिए बहुत है। 2 घंटा में एक चैप्टर खलास। 1 शॉट वीडियो ऐसा ही ना होता है, तो 1 शॉट भी वीडियो आपके लिए आएगा। 1 शॉट नहीं, आपके लिए आएगा गन शॉट। कौन आएगा? गन शॉट वीडियो।